स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। राजेश सर के द्वारा, यूपी पीसीएस टॉपर हैं जो, उनके द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है रेलवे भर्ती बोर्ड का लाइव टेस्ट। और हम यहाँ पर सुबह 7 बजे शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामे की वजह से राज्यसभा के सभापति ने 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया है? तो ये घटना कहां की है? ये घटना है राज्यसभा की। राज्यसभा कौन सा सदन होता है? ये होता है उच्च सदन। और इसके सभापति कौन होंगे? बेसिकली ये सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और इन्होंने हाल में ही 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया है? तो आइए मैं पूरी घटना को डिटेल से समझाता हूं। तो यहां पर 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि यह क्यों किया गया है और बेसिकली घटनाक्रम क्या है। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो यहां पर हाल में ही किसानों के लिए जो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है मोदी सरकार, उसके विरोध में 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ। और सबसे पहले हंगामा अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है जो हाल में ही नियुक्त हुए हैं? हरिवंश राय। तो जब हरिवंश राय के द्वारा ये दिया जा रहा था, भाषण दिया जा रहा था, तो सबसे पहले शुरू हुआ कि उनके भाषण के समय को बढ़ाया गया। दूसरा, यहां पर केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर, उनकी जगह कार्यभार किसको दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को। तो नरेंद्र सिंह तोमर जब अपने प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और ध्वनि मत से यह बिल पारित हो रहा था, ठीक उसी समय यहां पर विपक्ष वोटिंग की मांग करने लगा। और वोटिंग की मांग करते करते ये लोग यहां के बेल पर उतर आए। और बेल पर उतरते ही यहां पर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने के बाद यहां पर राज्यसभा की रूल बुक फाड़ने का भी यहां पर आरोप लगा है। तो ऐसे में 8 सांसदों को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। और एक एक्शन किसकी तरफ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से। इसमें मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के यहां पर 4 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हैं, और यहां पर तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद हैं। तो इस तरह से टोटल 8 सांसद यहां पर निलंबित हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर 2020 को एमएसपी का पूरा क्या नाम होता है? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वह वैल्यू होती है जो किसी भी किसान को उसकी फसल के लिए कौन देता है? भारत सरकार देती है। और इसमें गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया गया है? तो आइए मैं आपको गेहूं के साथ साथ और भी चीजों के बता देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन आपसे किसी भी चीज के पूछा जाए। तो पहले धान का कितना था? 1550, अब कर दिया गया है 1750 रुपए प्रति क्विंटल। और रागी का कर दिया है कितना? 2700 रुपए प्रति क्विंटल। और बाजरा का कर दिया है 1950। तो यहां पर मोदी सरकार का जो यहां पर स्टेप था कि 2022 तक उन्होंने किसान की क्या करना है? 2022 तक किसानों की आय को डबल करना है। तो मोदी सरकार ने इस पर स्टेप उठाते हुए गेहूं की फसल का यहां पर पूछा गया है। तो गेहूं की फसल का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना कर दिया है? 50 रुपए। और किसके तहत किया गया है? तो हाल में ही कृषि अमेंडमेंट बिल लेकर आई है मोदी सरकार। इस पर इनका बेसिक फोकस क्या है कि यहां पर जो किसान हैं और यहां पर जो हमारे मार्केट है उसके बीच में बिचौलियों को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। किसान अब डायरेक्टली भारत सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपना जो भी उनकी फसल है बेच पाएंगे। तो आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों को ब्रुसेलियस नामक बीमारी फैल गई है? तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ये बेसिकली है कौन सी बीमारी और इस बीमारी से क्या लक्षण है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस बीमारी का जो हाल में ही बैक्टीरिया बाहर आया है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पहले पशुओं में होती थी और अब ये आ गई है इंसानों में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि चीन में कोई सरकारी मीडिया तो है नहीं, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया तो वहां पर है नहीं। वहां पर जो भी मीडिया है वह है सरकारी मीडिया, और सरकारी मीडिया सिर्फ वही खबरें छापती है जो वहां की सरकार चाहती है। तो हाल में ही ये बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ब्रूसेला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी ब्रूसोलियस, आपको बीमारी का नाम और बैक्टीरिया का नाम मिलता जुलता है, इसलिए याद करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन आपको मैं डिटेल से बता दूं कि ये बीमारी करती क्या है। तो ये बीमारी बेसिकली इंसान को मारती नहीं है, लेकिन
उसकी बॉडी को बुरी तरीके से लंबे समय तक के लिए नुकसान पहुंचाती है, यहां तक कि इंसान को नपुंसक तक बना सकती है यह बीमारी। इस बीमारी का नाम है ब्रूसेला, और ये बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो बीमारी है चीन की एक लेबोरेटरी से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बैक्टीरिया बाहर आ गया है और कई हजार लोगों में बीमारी फैल गई है। सेम इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना महामारी है वह भी वुहान सिटी पर स्थित एक लैब है, उससे यहां पर आशंका लोगों ने जताई है कि इस सिटी के पास स्थित लैब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। हालांकि चीन इसे एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वहां पर कोई ओपन मीडिया नहीं है। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर पीस, कब मनाया जाता है? तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शांति का प्रतीक क्या होता है। शांति का प्रतीक होता है कबूतर, और हाल में ही यह शांति प्रतीक कबूतर के साथ, इन लोगों के साथ यूएन ने इसको ट्वीट किया था, और यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और आपको मैं डिटेल से बता दूं कि सफेद कबूतर इसका प्रतीक माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 1981 से इसको मनाने की घोषणा की थी। 1981 से लगातार इसे विश्व शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1981 में इसकी घोषणा की और 1982 में ये पहली बार मनाया गया। और यहां पर 2020 में इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर इसकी थीम है यहां पर, तो ये भी पूछी जा सकती है। और यहां पर डेट पूछी जा सकती है 21 सितंबर, पहली बार कब मनाया गया? 1982 में। तो राइट आंसर है हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज, यहां पर वॉरशिप की बात कर रहे हैं, और वॉरशिप पर पहली बार महिला अधिकारियां तैनात की गई हैं। यहां पर बेसिकली उनके नाम बताने हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप उनकी फोटो देखिए। तो यहां पर देख पा रहे होंगे लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह। आप यहां पर सबसे पहले इनकी फोटो देखिए, ये है रीति सिंह और ये है कुमुदनी त्यागी, और इन दोनों ही महिला अधिकारियों को पहली बार भारतीय नेवी के जंगी जहाज पर तैनात किया गया है। तो इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी महिला अधिकारी को इस जंगी जहाज पर तैनात किया गया हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, और बी सही है, अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी दोनों ही लोग यहां पर सही हैं। आपको इसके साथ साथ बताता चलूं कि हाल में ही एक यहां पर फैसला महिला एम्पावरमेंट अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, महिला शक्ति को बढ़ाने का है। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश की प्रगति का अगर आपको अनुमान लगाना है तो वहां की महिलाओं की प्रगति को आप देख लीजिए, उससे आपको उस देश की महिलाओं की स्थिति से ही देश की स्थिति का पता चल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? तो जो अल्जाइमर्स है बेसिकली क्या है? ये मानसिक बीमारी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि अल्जाइमर होता क्या है, ये बीमारी होती कैसे है, इससे बचाव कैसे होगा, और ये बेसिकली एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जनमानस के लिए क्यों होती जा रही है। क्योंकि मैं बता दूं आजकल के कंपटीशन के दौर में बहुत से लोग मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन में रहते हैं, और उसी के कारण ये बीमारी जन्म लेती है। इससे क्या होता है? इससे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, स्वभाव में बदलाव होने लगता है, याददाश्त कम हो जाती है। तो इस तरह से ये सब चीजें यहां पर मेमोरीज लॉस बोलते हैं जिसको, ये सब चीजें होने लगती हैं, और रोजमर्रा के कामों में करने में भी दिक्कत आती है। और अल्जाइमर्स जो रोग होता है बेसिकली उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो यहां पर 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही है। और आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में लगभग 4.4 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पीड़ित हैं, 4.4 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और इसी चीज से निपटने के लिए ये यहां पर चलाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इससे बचने का ही उपाय है, इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूं कि सुबह उठकर आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और पूरा दिन उसी लक्ष्य को पाने में लगा दीजिए, और आप देखेंगे कि कभी भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को किस राज्य में कोसी महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 18 सितंबर को कोसी समेत अन्य जगहों पर हाल में ही 12 परियोजनाओं का उद्घाटन
किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आपको मैं बता दूं, कोसी नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज कोसी नदी को बंगाल यहां पर शोक क्यों कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग कैसे बदल लेती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोसी नदी जब जैसे ही मैदानी इलाकों में बहती है तो वहां पर ढाल बहुत ज्यादा कम है और अपने साथ मलबा लाकर बहुत ज्यादा लाती है। तो कोसी नदी में जब मलबा बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह विसर्पण करने लगती है, इस तरह से विसर्पण करती है। और विसर्पण में जैसे ही जल की धार किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी भी चेंज हो जाती है और बाढ़ की स्थिति यहां पर बहुत बड़े एरिया में होती है, कहीं भी पानी घुस जाता है। इसके कारण यहां पर पता चला कि लोग रात में सो रहे हैं, सुबह देखा तो उनके घर के चारों तरफ पानी भर गया है। ऐसी कंडीशन होती है कोसी नदी के कारण बिहार में। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महामारी के दौरान डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर जो मामला गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा के किस कानून बदलाव के लिए महामारी संशोधन बिल, एपिडेमिक अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया गया है। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार 123 साल पुराने कानून में बदलाव लाने जा रही है। इस पर बेसिकली होगा क्या, इस कानून में बदलाव करके हमला होने पर दोषी को 7 साल तक की जेल हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जब डॉक्टर्स पर लोग हमला कर देते हैं, बहुत से लोगों के मरीजों को बचाना संभव नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर लोग हमला करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको 7 साल तक की जेल का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही साथ इसका फायदा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, आशा कार्यकर्ता, इन सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए यहां पर अपनी पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। महामारी रोग अधिनियम 1897 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसमें 123 साल बाद ये चेंजेस लाई है मोदी सरकार। तो यहां पर राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। और इसमें होगा क्या कि जांच अधिकारी 30 दिन के अंदर पूरी जांच करेगा और इसको हाल में ही कहां पर लाया गया है, तो इसको राज्यसभा ने कानून में बदलने के लिए इसको पास कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा पहले स्थान पर है। तो यहां पर राज्य का नाम बताना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर देश के बारे में। तो भारत देश हमारा एक खुशहाल देश नहीं है। वर्ल्ड के इस आंकड़े के अनुसार हमारा देश 118वें नंबर पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अर्थात यहां के लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, इस चीजों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। भारत में जो खुशी की रिपोर्ट है, यहां पर जो हैप्पीनेस रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग डेनमार्क, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, डेनमार्क पहले नंबर पर है और हमारा प्यारा देश भारत 118वें नंबर पर है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं राज्य के बारे में। तो यहां पर राज्य पूछा जाए तो इसके अनुसार पहले स्थान पर रहा है मिजोरम। तो यहां पर कंपैरेटिवली मिजोरम के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं और इस रिपोर्ट को हाल में ही जारी किया गया है 2020 में। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इस स्टडी को भारत के स्तर पर गुड़गांव के डेवलपमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर राजेश के द्वारा पिपलिया द्वारा यहां पर जारी किया गया है। और यहां पर टॉप पे रहा है मिजोरम, फिर रहा है पंजाब, इसके बाद अंडमान और निकोबार। तो यहां पर राइट आंसर है, यह रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी हुई। और यहां पर अगर बात की जाए, डेनमार्क यहां पर नंबर 1 पर है। और डेनमार्क के बाद यहां पर अगर हाल में ही 2020 के नए आंकड़ों की बात की जाए तो 2020 के नए आंकड़ों के अनुसार पहले स्थान पर डेनमार्क की जगह आ गया है फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 पर आ गया है और ये मार्च 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, मार्च 2020। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा यहां पर आगरा का मुगल म्यूजियम। तो आगरा में हाल में ही मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसको नाम बदलने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आपको यहां पर बता दूं कि इसकी घोषणा 14 सितंबर को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा है यह संग्रहालय, लगभग 150 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। 150 करोड़ के भारी भरकम प्रोजेक्ट से बन रहा है। और यहां पर एक कमेंट और किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इन्होंने बोला था
कि मुगल इज नॉट अवर हीरोज, मुगल इज नॉट अवर हीरो, मुगल हमारे हीरो नहीं हैं। तो यहां पर छत्रपति शिवाजी जो मराठा शासक थे उनके नाम पर इसका नाम रखा जा रहा है, मुगल म्यूजियम का नाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 के युवा प्रणेता को सूची में शामिल किया है। उस युवा का नाम हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूं। देखिए नौजवान लड़का हाल में यूएन के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल हो गया है। इतनी कम उम्र में इस लड़के ने सफलता हासिल की है और इसका नाम है उदित सिंघल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। आपको मैं साथ साथ बता दूं यूएन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनाइटेड नेशन के बारे में इसके वर्तमान चीफ कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके चीफ हैं। और इसका जो सिंबल है, आप यहां पर सिंबल देख पा रहे हैं, 2 ऑलिव लीव है और 2 ऑलिव लीव इसका सिंबल है। इस तरह से 2 पत्तियां के बीच में इसको दिखाया जाता है। और हाल में ही ये भारतीय लड़का जिसका नाम है उदित सिंघल, इसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय रेल विमानों ने, अब यहां पर क्या होगा कि भारतीय रेलवे ने विमानों के तर्ज पर किराए में अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों के किराए में अतिरिक्त शुल्क लेने का फैसला लिया है। अब ऐसे रेलवे स्टेशन जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मनी देना होगा। उस एक्स्ट्रा मनी को किस नाम से रेलवे आपसे वसूलेगा, तो उसका नाम है यूजर चार्ज। अब आपके टिकट में यूजर चार्ज भी ऐड हो जाएगा यदि आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से आप ट्रेवल करेंगे। आप क्यों ले रहा है ये, बेसिकली यहां पर रेल मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में बताया है कि ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, उस भीड़ को कम करने के लिए यात्रियों पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा जिसका नाम होगा यूजर चार्ज। और यूजर चार्ज आपके टिकट में आपसे वसूला जाएगा, तो पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा मनी यहां पर चुकाना होगा। तो इसका नाम पूछा गया है यूजर चार्ज। और इसका यहां पर किसके, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी इसकी जानकारी दी। उन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है यहां पर श्रीमान बीके यादव। बीके यादव अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि यूजर चार्ज अब हाल में ही वसूला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अभी रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग यहां पर लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सुबह 11 बजे। तो आप सुबह 11 बजे उसको देख सकते हैं। आप लगभग 700 से 750 स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन। आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। तो सबसे पहले मैं आपको आईएफसी के बारे में बता देता हूं। आईएफसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये किसका ग्रुप है, ये वर्ल्ड बैंक कॉर्पोरेशन का ही पार्ट है। इसका नाम है आईएफसी। आपको आज बताना है कि इस आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। और यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन। जिस प्रकार से हम आपको बता दें, प्रतिदिन पिछले दिन के वीडियो से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय रसायन एवं ऊर्जा मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है। तो यहां पर मैं बता दूं कि फर्टिलाइजर्स के लिए यहां पर भारत सरकार के द्वारा हाल में ही 2023 तक उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की घोषणा की है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की तरफ से एक घोषणा हुई है। और ये कब तक हुई है, तो 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं बेसिकली हमारे यहां पर जासूस होते हैं और उनके लिए एक विशेष ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। आपको ये बताना है। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। और जो भी व्यक्ति आज हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2 और 1 के राइट आंसर देगा वो होगा हमारा अगला विजेता। तो आपको यह क्वेश्चन मैंने कल बताया था और आपको बताना है कि किस शहर में इसकी स्थापना की गई है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दीजिए। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक करके आप मोटिवेट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस लाल बटन को जरूर दबा दीजिए और अपने लाइक करके मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। बाय बाय।